हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारे मैथ की हैकर सीरीज चल रही थी उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल कर दिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक लगभग पढ़ लिया था। और 7वें चैप्टर में 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन बचे थे जो मैं अभी आपको इसमें करा दूंगा। देखो, चैप्टर 7 में आपका एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि x का मान हल करो, x का मान ज्ञात करो। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक समीकरण मिलना चाहिए जिसमें x का मान ना पता हो और वो आपको निकालना हो। तो एक समीकरण ले लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए। चलो भाई, मान लो एक समीकरण है मेरे भाई 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5। और आपसे यहाँ पे बोला गया है कि हमें इस समीकरण में x का मान बताना है, जो कि ये लिखा हुआ है x। तो करना कैसे होता है देखना बड़े ध्यान से। अगर x का मान निकालना है तो x को छोड़ करके, x वाले पद को छोड़ करके बाकी इसके साथ जो भी प्लस में लगा हो या माइनस में लगा हो उसको भेज दो दूसरे साइड। यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 2x/5 बराबर, ये लिखा था 12/5। देखो हमने इसको लिख दिया, इस वाली चीज़ को, और इसको लिख दिया। हमने कहा ये 2x/5 के साथ में 2/5 प्लस में लगा था। कैसे लगा था? प्लस में। देखो यहाँ से प्लस में देखना, लेकिन तुम्हें देखो इसके आगे प्लस लगा है, तो इम्पॉर्टेंट इसके आगे वाला साइन है, ये प्लस में लगा है। इसको अगर दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ या ना? बोलोगे हाँ भाई। तो हमने कहा भैया अगर तुम ये समझ गए हो तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो ये मेरा लिखा था मेरे भाई 2/5, इसको अगर इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस का 2/5 आ रहा होगा। जल्दी बताओ, आराम से बात समझ में आई? बोलोगे हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखना, नीचे हर समान है तो ऊपर आराम से नॉर्मल माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, नीचे एलसीएम ऑलरेडी सेम दिया है। 12/5 से 2/5 गया, बचा कितना? 10/5। और 10/5 का मतलब होता है मेरे भाई 5 दूनी 10, तो आ गया। यानी अगर देखा जाए तो हमें मिला 2x/5 बराबर 2। इतना भाई बात सबको समझ में आई? देखो यहाँ पे ये बचा 2x + 5 और यहाँ पे बचा है 2, दोनों को बराबर करके लिख दिया। इसके बटे में भैया 1 लगा करके इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2x का गुणा 1 से होगा तो 2x एकम 2x, और बराबर मेरे भाई ये 5 दूनी 10 हो गया। किसी को समस्या भैया? हमसे तो केवल x का मान पूछा है, 2x का तो पूछा नहीं है। x के साथ 2 काहे में लगा हुआ है? गुणे में। उधर भेजोगे भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10/2, और 2 से भैया काटोगे 10 को तो 2 पंचे 10, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? x का मान निकालने के लिए x के साथ प्लस में, माइनस में, गुणे में, भाग में जो भी लगा हुआ है उनको हम दूसरे तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे तरफ भैया क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। बात एकदम क्लियर, बेहतरीन तरीके से। बोलोगे हाँ, x का मान निकालने वाले सवाल तो हमसे अब हो जाएंगे, लेकिन भैया अगर एक सवाल और बता दिया जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए बेटर रहेगा। हमने कहा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मान लो लिख लें कि 4x + 1 और बटे में लिख लेते हैं 8x - 4 और बराबर लिख लेते हैं 2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा कब गया? 2021 में। पहले वाला जो था वो भी पूछा गया था 2019 में। अब देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, देखो यहाँ पे तो चीज़ें लिखी हैं बटे में, और यहाँ पर तुम्हें सीधा सीधा सा दिखाई पड़ रहा है एक शब्द। हमने कहा इसके बटे में 1 लगा लिया करो और मन में करो कि इनका कैसे गुणा कराएंगे। तो जब 4x + 1 का 1 से गुणा कराओगे तो तुम्हें पता है 1 से गुणा कराने पर संख्या वही बनी रहती है, 4x + 1 ही रहेगा। जब 2 का गुणा इससे कराओगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? देखो 2 × 8 = 16x, और ये -4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। अब भैया अगर हमें x का मान निकालना है तो x वाले एक साइड और बाकी कांस्टेंट टर्म एक साइड। हमने कहा यहाँ लिखा था मेरे भाई 4x, 16x को इधर देखो प्लस का है, आगे इसके प्लस लगा है, इधर उठा के लाओगे तो माइनस का 16x आ जाएगा। भैया इधर -8 बचा, और ये एक भैया देखो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1। देखा जाए भैया तो 4x से 16x घटाओगे बचेगा -12x, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा है।
घटाओगे तो 12 आएगा। उसके बाद निशान आगे किसका लगाएंगे, जो बड़ी संख्या थी, 16 बड़ी थी तो 16 के आगे माइनस था, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। बराबर भाई ये -8 और -1 मिलके -9 हो गया। देखो माइनस से माइनस कट गया, अगर यहाँ से देखा जाए तो 12x बराबर 9 आ गया। और भैया हमें अगर x का मान चाहिए तो x के साथ 12 गुणे में लगा, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 9/12। 3 से काट दोगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भैया मेरे 3/4। जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, एकदम बात क्लियर है या नहीं। 3/4 ठीक है। अब सुनो, इन्हीं सवालों में तुमसे कभी कभी क्या पूछता है, मैं सारी चीज़ें बता के चलूँगा जैसे कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे, कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे। आपसे इसी सवाल में हल करने के बाद कभी कभी बोल देता है कि उत्तर की जांच करो। क्या पूछ देता है कि उत्तर की जांच करें। जब आपसे उत्तर की जांच करता है, उत्तर की जांच करने का मतलब होता है कि समीकरण के एक पक्ष में अगर हम x का मान जो आया है उसे रख देते हैं तो दूसरे पक्ष का मान आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक पक्ष में जो वैल्यू हमें दी उसको रखेंगे तो दूसरे पक्ष का मान हमें अपने आप निकल आएगा। हमने कहा भाई करके एक बार देख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, समीकरण आपको दिया था 4x + 1 बटे 8x - 4। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 3/4 रखने पर अब हमें पता नहीं भैया क्या आएगा, लेकिन करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या आएगा। आप बोलोगे भाई देखो 4 गुणे x की जगह कितना लिखना है, 3/4, फिर +1 लिखा तब ऐसे लिख दो, बटे में मेरे भाई क्या है 8 गुणे कितना, x की जगह कितना लिखेंगे 3/4 और माइनस क्या लिख देंगे 4। इतनी बात समझ में आई। बोलोगे हाँ भाई, हमने कहा अगर इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या आएगा। देखो 4 एकम 4 ये कट गया, ये आ गया 3 + 1, ऊपर आ गया 3 + 1, नीचे देखो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में घटा, 2 का गुणा 3 से करोगे तो 6 और ये आगे -4 लिखा तो -4। ऊपर देखो भैया 3 और 1 मिलके 4 हो गया, नीचे 6 में 4 चला गया, 2 बचा, 2 से 4 को काटा तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो भैया ज़रा बताओ, इधर भी 2 आ रहा था और यहाँ पर भी 2 आ रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि उत्तर जो है सही है, यानी सिद्ध हो गया है। उत्तर कैसा हो गया, उत्तर जो है सिद्ध हो गया। ये हम कहेंगे पर ये लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात हम यहाँ लिख देंगे कि RHS बराबर LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उत्तर की जांच ऐसे करनी होती है। उत्तर की जांच समझ गए, x का मान निकालना समझ गए, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बोलेंगे। अब यहाँ तक की बात समझ गए हो तो अगला चैप्टर देखें जिसमें हमें गुणनखंड की संकल्पना करनी। वही सवाल जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कल, आपको याद होंगे। कई बार हमको सवालों को सॉल्व करने के लिए मेथड ढूंढने पड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखना, अब अगर कल वाली सर्व समीकरण को तुमको क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो याद है तब भी तुम कर पाओगे सरल तरीके से, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि गुणनखंड चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या होता है। देखो ध्यान से, हमने कहा चैप्टर का नाम है गुणनखंड मतलब फैक्टर। फैक्टर वाले चैप्टर को करने के लिए हमें मेन दिक्कत मेरे भाई फंसती है जब कॉमन लेने नहीं पता होता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन पहले समझ लेते हैं, कॉमन आखिर में है क्या। हमने कहीं पे भैया लिखा था 3x + 6y और हमने कहा भैया यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है जो गुणनखंड दोनों में उपस्थित हो उसे हम कॉमन बोलेंगे। हम उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जो दोनों में हो। हमने कहा भैया 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को क्या लिख सकते हैं x, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और y को क्या लिख सकते हैं y। अब हमने कहा अगर इन दोनों में देखो भैया ध्यान से, तुम्हें पता चल जाएगा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को अगर बाहर कर लें तो अंदर बचेगा ये x + 2y। तो ये हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। जो सब में कॉमन मिल जाएगा उसको हम बाहर कर लेंगे, बाकी के सारे को हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, बात एकदम आई समझ में। बोलोगे हाँ भाई समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है 5.41 × 4.36 -3.23 × 5.41 -5.41 × 1.13। अब देखो
जिन लोगों को कॉमन लेना नहीं पता वो इसका गुणा कराएंगे, और भैया जो इसका गुणा कराएगा वो इसका गुणा ही कराता रह जाएगा, इस बात को भी याद रखना। तो भैया हमें पता है कि हम कॉमन ले सकते हैं जो हमें सेम दिखेगा। हमने कहा देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसमें भी 5.41, इसमें भी 5.41। अगर हम चाहें तो यहाँ से 5.41 को तो भैया बाहर कॉमन ले सकते थे ना। अंदर भैया क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये बचा होगा 4.36, यहाँ पे बचा होगा माइनस का 3.23, यहाँ पर बचा होगा माइनस का 1.13। कोई समस्या यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो भैया इसे तो लिख दिया 5.41। अगर इसे सॉल्व करो तो देखो ये तो हो गया 4.36, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे माइनस। अब देखो ये कितना हो जाएगा 336 1, सॉरी 3 और 1 आपका कितना, यहाँ पे 2 ही लिखा है क्या, 3 तो नहीं लिखा है, ठीक है सही है। यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे 4 और 1 3 और 1 4, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया और ये बंद कर दिया, ठीक है। इनको एक साथ जोड़कर ये लिख दिया, इन दोनों से ये बना, और भैया इसको ऐसे लिख दिया। बात आ गई समझ में, बोलोगे हाँ। हमने कहा देखो ये सेम चीज़ प्लस की है माइनस की, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो तो भैया 0 आ जाएगा, और 0 का इनटू अगर तुम कराओगे 5.41 से तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। तो पूरे सवाल का आंसर कितना आ गया, 0। लेकिन अगर प्रोडक्ट कराने पे आ गए तो प्रोडक्ट ही कराते रह जाओगे, ये बातें भी याद रखना, ठीक है। बात आ गई एकदम समझ में। तो कॉमन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कॉमन लेना है जब सेम मिले, कॉमन लेना है यदि कुछ हो तो। और किसी भी सवाल में आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी कॉमन मिलता है, कॉमन लेके काटने वाला कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा यूज करना है। इससे होता क्या, जब आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से आपका जो आपकी कैलकुलेशन है वो सरल हो जाती है। कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है भैया। तो आपको याद रखना है कॉमन ज़रूर लेना है अगर हमें मिलता है कॉमन कुछ तो। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है क्या, कॉमन ले लोगे, कॉमन कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए। आगे बढ़ें। अब देखो गुणनखंड होते क्या हैं, कैसे सवाल गुणनखंड के पूछा जाता है। भैया सिंपल सी बात है, वही कॉमन लेकर के ही फैक्टर बना लेने हैं, वही गुणनखंड है। देखो जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा क्वेश्चन आपको दिया जाए p² x² प्लस c² x² माइनस a c² माइनस a p², ये आपको दिया जाए और इसके हमें बोले जाए कि गुणनखंड करो। क्या करना हो, इसका गुणनखंड करना है। तो भैया डरना बिल्कुल नहीं है। देखो पहले दो में देखो क्या कॉमन है, x² कॉमन है ना, x² को बाहर ले लिया, अंदर बचा p² प्लस c², लिख दिया। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन मिलेगा, भैया a तो मिल रहा है लेकिन माइनस भी तो मिल रहा है, तो माइनस का a कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, माइनस यहाँ से चला गया, a यहाँ से चला गया तो बचा c², क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का बचेगा। और ये भी देखो भैया माइनस बाहर लिया है तो माइनस माइनस ये भी भैया प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या लिखा p²। अब अगर देखा जाए तो इस चीज़ को और भी हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं x² p² प्लस c² माइनस a p² प्लस c²। भैया किया क्या, किया ये कि c² प्लस p² को p² प्लस c² लिखा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल में समझो, जैसे 5 में हमने 3 को जोड़ा तो 8 आया, और अगर 3 में हमने 5 को जोड़ा तब भी भैया 8 आया। तो धन होता है जब बीच में प्लस लगा होता है तो संख्याओं को पलट दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणे में भी हम संख्याओं को पलट दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुणे और प्लस में संख्याओं को हम पलट सकते हैं, इनमें कोई भी फर्क आपस में नहीं पड़ने वाला। हमने कहा भैया ठीक है कॉमन कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पर भी ये लिखा है, तो भी तो एक बार और कॉमन मिल गया। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से p² प्लस c² एक बार और कॉमन मिल गया। तो बचा क्या, बचा भैया ये x² इधर और ये माइनस का a, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमारे हो गए इसके फैक्टर और ये हो गया हमारा आंसर। चलो बताओ, बात एकदम क्लियर समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से, क्या किया क्या नहीं किया, हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे एक बार। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना ठीक है, चलो ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कल का तुमको याद होगा, बोला होगा भैया सर्व समीका जो लिखी थी उनका कहीं प्रयोग भी आता है। जो कल सर्व समीकाएँ लिखाई थी लास्ट में, फॉर्मूले लिखवाए थे, सूत्र, उनका कुछ काम आता है। मैंने कहा जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, बड़े ध्यान से समझना, देखना, बड़े ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को करने का तरीका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1.073 इंटू 1.073 माइनस 0.927 इंटू 0.927 अपॉन में लिख लो 1.073 माइनस 0.927 और बोला जाए कि इसे हल करो, इसे हल करो। तो कुछ लोग हो सकता है कि इसको भैया प्रोडक्ट कराएं, सॉल्व करने लगें, लेकिन जो वो कराएंगे वो इस सवाल को हल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा नहीं, उनसे होगा, लेकिन वो इतना टाइम ले लेंगे कि यही सवाल कर पाएंगे पूरे 2 घंटे में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बड़े ध्यान से एक बात को समझना पड़ता है कि ऊपर देखो ये सेम चीज़ लिखी है तो इसको ए मान लें, और ये भी सेम चीज़ लिखी है तो इसको भी ए मान लें। ये देखो जो लिखा है इसको अगर बी मान लें तो देखो ये भी सेम लिखा है, इसको भी बी मान लें। तो ए इंटू ए अगर ऊपर ध्यान से देखोगे तो हमें दिखेगा ए स्क्वायर, माइनस नीचे बी इंटू बी अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा बी स्क्वायर, और बटे में भैया देखो ये ए था और ये बी था, तो नीचे दिख जाएगा ए माइनस बी। लेकिन अगर तुमने ध्यान से सवाल देखा तो तुम्हें पता चलेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक फार्मूला था जो एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता था ए माइनस बी, और अपॉन में भैया क्या लिखा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, आंसर कितना आएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें पता कि ए बराबर हमने किसको माना था 1.073 को, और बी बराबर हमने किसको माना था 0.927 को। एक ये और एक ये, यहाँ तक बात क्लियर है। अब भैया यहाँ तक बात क्लियर है तो आंसर जो आएगा वो ए प्लस बी आएगा, यानी आंसर जो आएगा वो 1.073 प्लस का 0.927 आएगा। दोनों को भैया जोड़ देंगे तो देखो ये 27 और 73 मिलके 10 ये बनेगा, और एक ये 100 ये बनेगा, और उसके बाद 900 था तो 100 900 1000 बन गया, 1000 के बाद एक ये, यानी 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जल्दी से बोलो, यहाँ तक बात क्लियर? हाँ या ना? एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। एक सवाल और कर लें क्या इसी टाइप का? एक सवाल और देख लें क्या इसी टाइप का? जल्दी से बताएंगे एक बार। जैसे मान लो एक सवाल दिया जाए 100.4 इंटू 99.6। अगर ध्यान से इन दोनों को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0.4, और इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 0.4। 100 में 0.4 घटाओगे तो 99.6 ही बचेगा। याद है ना? ये चीज़ें समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से भैया। फिर हम जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी दिख रहा है, और अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में ये गुणा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एक ब्रैकेट में ये और दूसरे ब्रैकेट में ये, तो इन दोनों से क्या बनता है आंसर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं? तो भैया ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000 माइनस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, 4 चौके 16, 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। हमने कहा अगर भैया 10,000 से 0.16 घटाया जाए तो कितना बचेगा? बोलोगे भैया 9,999.100 में 16 चले गए तो बचे कितने? 84। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9,999.84। बात क्लियर? बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाने में मैं सफल हो पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ये देखो, ठीक है। चलो अगले नंबर पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ाते हैं। ठीक है ना? सही है, एकदम बिंदास चल रहा है सब कुछ। चलो उसके बाद देखो, आपको मैंने एक कल सवाल करवाए होंगे, आपको याद होगा कि एक तरीके के सवाल हमने करे थे कि x प्लस 1/x बराबर 5 था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी उसी सर्वसमीका से संबंधित एक सवाल है। देखा जाए तो ये a अगर मान लिया जाए, उसको हमने b मान लिया था, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी 5, और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो तुम्हें भी पता है भैया यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, बनाने के लिए इसमें हम स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में ऐसे करके, तो ये बन जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25।
हाँ या ना? बोलोगे हाँ भाई। इसका मान हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर देखो तो ये भैया 25 और ये प्लस 2ab इधर भेज दो तो माइनस 2ab हो गया। अब अगर a की जगह x और b की जगह 1/x लिख देंगे तो देखो x से x कट गया, बचा केवल 2, और 25 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 23। बचे कि नहीं बचे? तो ये सवाल कल मैंने तुम्हें एकदम डिटेल में बताए हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना, भी तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया है। अब ये बताया क्यों है? क्योंकि ये वाला तो हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसी में एक सवाल जो आपका बनता है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कभी कभी यहाँ तुमसे क्यूब वाला सवाल भी बनता है और तुमसे पूछा भी गया है। भैया याद रखना 2020 में, नहीं क्यूब वाला आई थिंक नहीं पूछा गया, सॉरी नहीं पूछा गया है, स्क्वायर वाले ही बने हैं। ठीक है, 2020 में एक सवाल आपसे पूछा है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, तो बताना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। क्यूब वाला अगर बना होगा तो आगे भी देखेंगे, मिलता है तो बता देंगे। ठीक है, देखो अब तुम्हें इससे ये निकालना है, तुम्हारे दिमाग में आना भी चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। क्या आना चाहिए दिमाग में कि मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। हमें यहाँ पे एक पावर से जाना है पावर 2 पे, तो सिंपल सा इधर वाली इक्वेशन में हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, a प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। कोई एक भी परसेंट की समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखोगे भैया तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 3 की स्क्वायर 9। ठीक है, a से a कट गया तो यहाँ से बन गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9, और ये प्लस 2 उधर भेज दिया तो -2। 9 में से 2 चला गया, कितना बचा? 7, और ये हो गया मेरा उत्तर। क्वेश्चन था भैया 2020 का, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं? जल्दी से एक बार बोलेंगे अगर बातें समझ में आ रही हैं तो, अगर कहीं समस्या आती है तो वो भी बताएंगे। जल्दी से बोलो, बढ़ें आगे बढ़ें। गुणन करने में तुमसे और भी सवाल बोलता है जहाँ तुम्हें पहचानना होता है भैया। संख्या वाला हम लोगों ने कर लिया, एक सवाल और देखो। तुमसे बोल दिया जाए 49x स्क्वायर बटे 32 माइनस 25y स्क्वायर बटे माइनस 25y स्क्वायर बटे 18। ठीक है, और इसे सॉल्व करना है। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम एग्जैक्ट चीज़ें आनी चाहिए कि भैया देखो, सबसे पहले 49 देखते ही हमें पता चला कि ये 7 का स्क्वायर हो सकता है। 25 देखते ही पता चला कि ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। वाई स्क्वायर पहले से लिखा, एक्स स्क्वायर पहले से लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है। मतलब ये ऊपर वाली चीज़ें तो एकदम सही हैं। दिक्कत है नीचे वालों चीज़ों में भैया, जहाँ पे 32 लिखा है 32 किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा, और भैया जो हमारा 18 लिखा है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा। लेकिन हमने कहा अगर 32 और 18 को ध्यान से देखा जाए तो हमें इतना पता चल रहा है कि इन दोनों से ही 2 कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 16 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 9 18 ये 9 आ जाएगा, और ये भैया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर पहले से था, नीचे स्क्वायर बनाने के लिए नीचे से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। दिमाग में बातें कैसे आ रही धीरे धीरे, देख पा रहे हो? ये चीज़ें दिमाग में तुम्हारे धीरे धीरे कैसे आई, ये तुम्हें समझ में आया? क्योंकि हमें अपनी डेस्टिनेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचना है। हमें उसके बैकग्राउंड की स्टोरी जाननी है कि भैया हम इसे कैसे अपने हिसाब से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा भैया अगर बाहर 1/2 कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर तो भैया हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, ऊपर वालों में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। कॉमन लिया है नीचे से 2, अगर कॉमन लिया है 32 से तो 16 दूनी 32 होता है, 16 बचा होगा। 2 अगर कॉमन लिया है हमने 18 से तो 2 9 18 होता है, 9 बचा होगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा भैया यहाँ पे 1/2 को वैसे ही लिख दिया, और अगर इसे ध्यान से देखा तो ये तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 7x हो गया ऊपर वाला, और नीचे भैया ये होता है 4 का स्क्वायर, तो ये पूरे का ऐसे स्क्वायर बन गया। माइनस इधर भी देखो भैया ऊपर 5y हो गया, और बटे 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो क्या है यहाँ तक किसी को भी समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा तो तुम्हें पता भैया 1/2 तो बाहर लिखा वैसे लिख दो। ये अगर पूरा देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा देते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भैया कि एक बार तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस
बी, यही तो पढ़ा है, बोलोगे हाँ। तो हमने कहा एक बार इन दोनों को जोड़ना है, यानी 7x/4 प्लस 5y/3, और एक बार दोनों को घटाना है, यानी 7x/4 माइनस 5y/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, यहाँ तक की भी बातें एकदम क्लियर, हाँ या ना? एकदम बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हैं। चलो, इसके बाद हम देखते हैं गुणनखंड करना, जो हमारी की इक्वेशन दे रखी होती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म। इस फॉर्म में जब हमें इक्वेशन दी जाती है तो कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, उसके गुणनखंड करने का तरीका जो है वो क्या है। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? वो ये समझाऊंगा कि जब इस तरीके का तुम्हें समीकरण दिखाई पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना वरना समझ में थोड़ा सा हो सकता ना आए। x² के साथ गुणे में जो लगा होगा, जैसे a लगा यहाँ पे, इसको लेना है, और आखिरी में जो ये कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है इसको लेना है, और इन दोनों का आपस में करा देना है गुणा। गुणा कराने पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है जो हमें अभी नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो आया इसके हमें करने हैं फैक्टर। ये चरण है, प्रोसेस है करने के, फैक्टर यानी गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे। अब गुणनखंड करने के बाद जो भी आएगा, सपोज करो यहाँ पे आया है कि m इंटू n इंटू सी इंटू क्यू इंटू पी, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करके नहीं पूरा आता जब गुणनखंड हम कराते हैं। तो यहाँ पे जो भी आएगा इससे प्लस या माइनस करके हमको बनाना होता है b, जो हमारा ये बीच में लिखा है ये। तो स्टेप पहले याद रखो, जब सवाल करेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी स्टेप आपको समझना है कि फर्स्ट नंबर पे a और c का प्रोडक्ट कराएंगे, उसके बाद सेकंड पर उनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को प्लस या माइनस करके हम भैया क्या बनाएंगे, b बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा चौथा नंबर। यानी पहला, दूसरा, तीसरा ही रियल में है, चौथा ना रखो यहाँ पे। 3 ही प्रोसेस आपको करने, 3 ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये हो गया पूरा का पूरा आपका प्रोसेस। अब ध्यान से सुनो, सवाल अगर देखते हैं भैया, सवाल कैसे किया जाएगा, बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा एक सवाल तुमसे पूछा गया भाई, सवाल पूछा गया था कि x² प्लस का 30x प्लस 30x प्लस का 125, इसके हमें भैया गुणनखंड बताने थे। क्या करना था, इसके गुणनखंड बताने थे। बड़े आराम से सुनना, x² के साथ में जो गुणे में लगा होता है, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होगा, उसका गुणा कराते हैं आखिरी वाले संख्या के साथ जो कांस्टेंट टर्म है 125। 1 गुणे 125 कराने पे कितना आएगा, 125। फिर भैया 125 के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से जाएगा 25 आएगा, 5 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। फिर गुणनखंड को p/q इंटू x इंटू सी इंटू वाई के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 की फॉर्म में लिखते हैं। फिर भैया इनमें ऐसे पेयर बनाते हैं, देखो यहाँ लिख लो इसको, कि ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको या तो जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर भैया, जिनको मेरे भाई जोड़ने या घटाने पर हमको b मिल जाए। b क्या होता है, बीच वाला। यानी हम इसको ऐसा सेट करें कि जोड़ने या घटाने पे हमें 30 मिल जाए। हमने कहा भाई देखो, अगर हम इस 5 का 5 से गुणा कराएं तो 25 हो गया, हाँ या ना? और ये 1 5 बचा, इसको लिखा और दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 30। तो भैया हम ये लिख सकते हैं इसको कि 25 गुणे 5 करने पे कितना आता है, 25 पंचे 125 आता है, और 25 और 5 को जोड़ने पे 30 आता है। मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं कि ए बी करने पे तो वो संख्या आए और a प्लस बी करने पे हमारा बीच वाली संख्या आ जाए। ऐसे फैक्टर कर देने हैं। बात एकदम क्लियर है, बोलोगे हाँ, यहाँ तक की बात एकदम समझ में आ गई। यानी हम इस 30 को लिख सकते हैं 25 प्लस 5। ये बना कहाँ से, ये बना इसके फैक्टर से। तो याद रखना, बनाना हमेशा फैक्टर से ही है। 2 पेयर बनाने हैं, एक का गुणा करा करके, एक इधर से गुणा करा करके, 2 जो बनेंगे उनको जोड़ या घटा करके बीच वाला लाना है, ठीक है? तो हमने कहा भाई यहाँ हमने देखा x² को ऐसे लिख दिया, प्लस इस 30 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 5, x को ऐसे लिख दो, प्लस 125 को ऐसे ही लिख दो। कोई फ़र्क पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात समझ में आ गई। हमने कहा अगली लाइन में भैया देख लेना मेरे भाई, आप बोलोगे देखो x² वैसे लिख दो,
प्लस का, अब देखो इस एक्स का गुणा अगर अंदर कराएंगे तो एक्स इंटू 25 25x हो गया, प्लस एक्स इंटू 5 5x हो गया, और प्लस 125 हो गया। ठीक है, हमने कहा अब यहाँ से भैया कॉमन लेने वाला आपने सिखाया है। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं भैया तिरछी नज़रों से, तो हमें पता चला कि 2x इसके पास 1x इसके पास, तो 1x कॉमन मिल जाएगा। अगर 1x कॉमन ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे 2 थे, एक अगर बाहर ले लिया तो 1 बचा होगा, फिर प्लस लगाया, यहाँ 1x कॉमन लिया इस एक्स से तो 25 केवल बचा होगा। ठीक है भैया, इन दोनों में भैया क्या कॉमन मिलेगा, हमने कहा भैया 5 के पाड़े में 125 आता है तो 5 प्लस का कॉमन ले लो। अंदर देखो क्या बचेगा, 5 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा, बोलोगे हाँ, फिर प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। फिर बोला भैया अगर देखो 5 कॉमन लिया है 125 से, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 125 आ जाए, 125 लाने के लिए 5 का पहाड़ा 25 बार पढ़े। देखो 25 पंचे 125, 5 कॉमन लिया तो बचा कितना 25, ये हो गया 25। अब भैया अगर देखा जाए ध्यान से और भी कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ से देखो ये और ये आपस में सेम है तो ये कॉमन मिल गया x प्लस 25। तो दूसरे ब्रैकेट में भाई क्या बचा, यहाँ से अगर x प्लस 25 कॉमन लिया तो x बचा, और प्लस का भैया यहाँ से x प्लस 25 कॉमन लिया तो 5 बचा। तो ये हो गए मेरे आंसर। जल्दी से बताओ, बातें एकदम क्लियर समझ में आ गई या नहीं? थोड़ी थोड़ी सी आई है ना, पूरी हो सकता है कि भी ना आई हो, थोड़ी सी चैप्टर मेरे भाई थोड़ा सा जो है अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, इतना आराम से हो सकता है 1-2 सवाल में समझ में नहीं आता है। तो कोई नहीं, अगला सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करवा देंगे भाई, इतने भी नहीं करवाएंगे फिर सवाल ही करवाते रहे पता चले। ठीक है ना, करें? चलो भाई एक सवाल देख लो। सवाल दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 5, हमने कहा इसे सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करना है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि भैया देखो एक्स स्क्वायर के साथ 4 लगा है, ये कांस्टेंट टर्म 5 लिखा है, तो 4 और 5 का आपस में गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा 20। ये सिखाया हमने कि पहले क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे बाहर वालों का। फिर भैया 20 के क्या सीखे हमने, फैक्टर निकालने। 2 से काटा 10 बार में, 2 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में। फिर इसको लिख दो भैया 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब इससे हमें लाना है b जोड़ या घटा करके, यानी b कितना लिखा है मेरा बीच में 12 लाना है। तो देखो 2 दूनी कितना होता है, अब देखना है दिमाग लगाना, 2 दूनी 4 होता है, बचा 5, 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आएगा, 5 में से 4 घटाने पर 1 आएगा, मतलब इनसे तो नहीं आ पाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया ये दोनों नहीं लेंगे, पेयर चेंज करेंगे। 2 एक साथ लिए थे, अब 2 एक साथ नहीं लेंगे, अब बाकी के 2 एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लो। 2 पंचे 10, बचा कितना ये वाला 2, और 10 और 2 जोड़ने पर कितना आता है 12, ये आ गया तो ये सेटिस्फाइड हो गया। बात समझ में आई? तो पेयर हर बार अपने हिसाब से लेने हैं, ऐसा नहीं कि जो भी उसने दिया आपने वही सोचा कि यही हो सकता है, और भी देखो उसको बदल के कि कौन से वाले पे हमारा आंसर सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, देखो तो बोलोगे भैया देखो यहाँ समझ में आ गया हमको कि 4x स्क्वायर वैसे लिख देंगे, 12 की जगह पे हम लिख देंगे 10 प्लस 2। कितना लिख देंगे 10 प्लस 2, और प्लस का यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर यहाँ से आप इक्वेशन को देखोगे तो भैया 4x स्क्वायर को तो ऐसे लिख देंगे, और प्लस का अगर इस x का इंटू अंदर कराएंगे तो 10 गुणे x भैया 10x हो जाएगा, और प्लस का 2 गुणे x होके 2x बन जाएगा, और प्लस का ये 5 लिखा वैसे लिख दो। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी से बोलोगे एकदम भैया बात क्लियर है। इन दोनों से मेरे भाई क्या कॉमन मिलेगा, पूरा अपना दिमाग यूज करो समझने के लिए। देखो 2x इसके पास है, 1x इसके पास, तो x तो एक कॉमन मिल ही जाएगा, दोनों के पास है। मैंने कहा देखो 4 किसके पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, पर 10 तो 4 के पाड़े में नहीं आता है, 4 2 के पाड़े में आता है, और 10 भी 2 के पाड़े में आता है, इसलिए 2 भी कॉमन मिल जाएगा। अंदर देखना, हमने x कॉमन लिया तो x 2 थे, 1x बचा होगा, और भैया 2 देखो 4 हमने कॉमन, 4 से 2 कॉमन ले लिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और हमने कॉमन ले लिया 1 2, तो 1 2 बचा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे भैया आगे देखो प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, x 1 था पूरा कॉमन हो गया, 2 पंचे 10, 5 बचा होगा, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, जिसमें से 2 हम कॉमन ले चुके हैं तो 5 बचा। समझ पा रहे हो कॉमन कैसे ले रहा हूँ? प्लस
भैया अब देखो यहाँ फंस जाओगे ना, तो यहाँ इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं, ना तो x और ना तो कोई पहाड़ा ऐसा है, लेकिन एक के पहाड़े में तो ये दोनों आते होंगे और कॉमन कुछ ना कुछ लेना ही है हमें, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। और एक के पहाड़े में तो भैया सब कुछ आता है, तो ये तो अंदर वाला सेम टू सेम बना रहेगा, क्योंकि कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। एक से गुणा कराओ 2x का 2x हो गया, एक का पहाड़ा पढ़ो 5 बार तभी 5 आएगा, तो एक पंचे 5, एक 2x इंटू 2x। बात समझ में आ गई। अब भैया अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि इनमें से जो कॉमन मिलता है उसको एक साथ लिख देते हैं, मतलब 2x + 5 को एक साथ लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो 2x + 1 को एक साथ लिख करके इसे लिख देंगे। दिस इज़ माई आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गई है? बड़े आराम से समझा रहा हूँ, हर बार स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। अब भैया क्या करते हैं, इन वाले सवालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्या, और करवा दें क्या? देखो इतनी समझ मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए थे, क्योंकि a × b कराने पे जो आ रहा है a + b कराने पे उसका उल्टा आना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। बोलो जल्दी से बोलो एक बार, एक और करवा दें क्या? एक केवल है, जैसा तुम बोलो भाई मेरे, जैसा तुम बोलो वैसा करवा दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट है ये, ठीक है इस टाइप का, फिर इसके बाद आगे दूसरी चीज़ें करेंगे। सवाल आपको दे रखा है 11x² माइनस का 41x माइनस 12 के गुणनखंड। बड़े आराम से समझना, बेसिक तरीके से वही तरीका भैया अब, लेकिन जल्दी करेंगे थोड़ा सा हर बार से। देखो भैया 11 का गुणा किससे कराना होता है? 12 से। 11 बार हम 132, 132 के फैक्टर निकालने, 132 के फैक्टर निकाल दो मेरे भाई। 2 से दिया कितना आएगा? आप बोलोगे 2 × 12, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 × 12। 2 से दिया 33, 3 से दिया 11 और 11 से दिया 1, यानी हमारे पास आया 2 × 2 × 3 × 11। और भाई पूरी जान लगा देनी है, लाना है 41 इनसे, पूरी जान लगा देंगे जितनी मेरे पास क्षमता है, पूरी जान लगा के क्या लाना है? 41 लाना है। भाई ले आओगे क्या 41? कितने लोग हैं जो 41 ला पाएंगे? भैया देखो हम चाहें तो एक बार में भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको समझा पाएँ। देखो डायरेक्ट लाना हो तो हम बता देंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 11 से कराओगे 44, 44 में 3 घटाएंगे 41 आ गया। लेकिन हम मानते हैं कि हमको नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे? हम तो ट्राई करेंगे भैया। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ गुणा करा देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 12 आ गया और ये 11 बचा। 12 11 को जोड़ने पे भी 41 नहीं आएगा, घटाने पे भी 41 नहीं आएगा, मतलब एक चीज़ हमने गलत कर दी, पहला वाला हमारा फॉलो नहीं हुआ। हमने कहा ठीक भैया अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, 2 को एक बार छोड़ेंगे। 11 3 33, 33 दूना 66, 66 और 2 से मेरे भाई 64 आ सकता है और 68 आ सकता है, जोड़ने पर 68, घटाने पर 64, लेकिन 41 तो नहीं आएगा। हमने कहा ठीक भैया अब ये वाले आपस में नहीं लेंगे, अब भैया कौन से लेंगे? अब ले लेंगे हम बाहर बाहर वाले, यानी इनको और इनको एक साथ ले लेंगे, इसको अकेला छोड़ेंगे। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और बचा कितना? ये वाला 3। 44 और 3 में हमें पता घटाने पर 41 आ जाएगा और जोड़ने पर 47 आ जाता। तो 47 अगर लिखा होता तो जोड़ देते, 41 लिखा तो घटा देंगे। तो ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो एक बार, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। यानी भैया हम यहाँ पे इसको तो लिख सकते हैं 11x² माइनस 41 की जगह हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 44 माइनस 3, बाहर x और माइनस 12। बढ़िया समझ में आया? यस या नो? इतने में आंसर दो, बोलो कि हाँ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। हमने कहा देखो भैया 11x² को ऐसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 44 हो गया, इधर से x आ गया, और इधर देखना ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 3 और इधर से x आ गया और माइनस का 12। ठीक है, इधर से माइनस का इंटू, इधर से x का इंटू अंदर कराओगे। माइनस का इंटू होता तो सारे निशान बदल जाते हैं, हम लोगों को पहले से पता है, ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, पहले भी आपको मैंने मैथ ये सारी करवा रखी है। अब देखना मेरे भाई, अगर जो लोग नए हैं वो याद रखें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, आई थिंक 100 क्वेश्चन हैं आपके लघुत्तरी अति लघुत्तरी मिला करके, वो मैंने सारे के सारे 3 क्लासों में करवा रखे हैं। 15-15 20-20 क्लासों का सेट है, 60 या 70 क्वेश्चन ये शायद हैं, मैंने ऑलरेडी पूरे करवा दिए हैं। तो उनको अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जा करके, PYQ के नाम से होगा और उसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे मैथ के। ठीक है, चलो अब देखना बड़े ध्यान से भैया, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? हमें पता है 11 के पहाड़े में 44 आ जाता है और x भी कॉमन मिल जाएगा, तो 11 पूरा कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, एक x बचा, ऐसे लिख दिया।
माइनस लगा था माइनस लगा दिया, क्योंकि बाहर प्लस कॉमन लिया, कोई निशान बदलेगा नहीं। एक्स से एक्स पूरा पूरा गया, 11 चौके 44, 4 आ गया। भैया इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, देखो प्लस का 3 के पाड़े में 12 आता है तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 यहाँ से ले लिया, एक्स बचा, माइनस था माइनस लगा दिया, क्योंकि बाहर प्लस कॉमन लिया, निशान बदलेगा नहीं। 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो देखो x-4 कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया x-4। दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा, अगर x-4 यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो ये बच गया होगा 11x, और यहाँ से भी अगर x-4 कॉमन ले लिया तो प्लस का 3 बच गया होगा, प्लस का 3, और ये हो गया मेरा आंसर। जल्दी से बताओ अगर कोई समस्या है तो। कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से भाई मेरे। नहीं है, मान लिया जाए तुमको सब कुछ आ गया। आगे बढ़ें। बाकी पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना पिछले वाली क्लास में आपको बता ही चुका हूं। अब देखो कुछ आते हैं कि मान बताने वाले, मान बताइए और वहाँ तुमको x की वैल्यू दे रखेगा, x की वैल्यू जो है वो दे देगा और मान पूछ लेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन है x की पावर 4 + 2 + 1/x⁴ में x = √3 रखने पर मान बताना है समीकरण का। दिमाग मेरा काम करता है, 100% करता है और बड़ा तेज करता है। हम x की जगह √3 लिख देंगे, उठा करके रखेंगे तो भैया √3⁴ हो गया, +2 + 1/√3⁴ हो गया। कर सकते हैं या नहीं, लेकिन भैया अगर ये करेंगे तो हमें बहुत जगह वैल्यू रखनी पड़ रही है। तो फिर हमने कहा अगर तुम ये करने से तुम्हें वैल्यू ज़्यादा जगह रखनी पड़ रही है तो फिर तुम ध्यान से देखो क्या तुम्हें और कुछ भी दिख रहा है। बोलोगे भैया दिख तो हमें रहा है, लेकिन बस वही है कि क्या वो चीज़ मेरी सही होगी या गलत, ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने कहा देखो समझने की कोशिश करो। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर दिखेगा, और इसे ध्यान से देखोगे तो ये 1/x² का स्क्वायर दिखेगा। तो ये तो तुम्हें a² + b² दिख रहा है, प्लस 2ab भी अगर मिल जाए तो आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2 पहले से लिखा, 2 लिख दिया, a की जगह x², एक सेकंड रुकिएगा, a की जगह हम लिख सकते हैं x² और b की जगह लिख सकते हैं 1/x²। और देखो x² से 1/x² कटेगा, फिर से 2 आ जाएगा। कहा जाए तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना, वही चीज़ है, ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो ये a² + 2ab और +b² दिख रहा है, और ये होता क्या है भैया, ये होता है a² यानी a प्लस, ये होता है भैया a + b का होल ऑफ स्क्वायर, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पे हमने x² क्यों लगाया ये भी सुनना। यहाँ पे हमें उसने पावर 4 दे रखी थी, यानी a की वैल्यू x² है, तभी तो a² की वैल्यू x⁴ होगी। अंदर स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, तो a की जगह हमें यहाँ पे x² ही दिया गया है, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब भैया हमने कहा x = √3 अगर लिख देंगे तो √3 का स्क्वायर + 1/√3 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। भैया ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर 3, सॉल्व करेंगे ऊपर स्क्वायर लगा दो। देखो ये सॉल्व करोगे तो 3 × 9, 9 और 1 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब भैया चाहो तो स्क्वायर को ओपन कर लो, तो ऊपर हो जाएगा 100 और अपॉन में हो जाएगा 9, तो 100/9 हमारा एकदम आंसर आ जाएगा, बढ़िया वाला, एकदम राइट वाला। बात समझ में आ गई। तो भैया सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, बस वही है कि दिक्कत हमें समझना पड़ता है कि जो लिखा है वो एक्चुअल में हमें दिख पा रहा है कि क्या लिखा है, क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं कि वो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, कि a - b का होल स्क्वायर बन रहा, कि a² + b² a - b², ये वाले फॉर्म बन रहे। तो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक सवाल अगर तुमसे और दिया गया था मेरे भाई, 2019 में पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि a + b बराबर जो है वो 12 है, और बोला गया है कि a - b बराबर जो है वो 2 है, तो a² - b² का मान जो होगा वो कितना होगा।
भैया हमने पढ़ रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह 12 लिख दो, गुणे ए माइनस बी की जगह 2 लिख दो, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो गई। कितना सरल है या नहीं सरल, जल्दी से बोलेंगे एक बार। बात एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ गई। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, यहाँ तक कि जल्दी से बोलेंगे। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं भाई। अब इस चैप्टर को छोड़ा जाए, इसमें कुछ अब इम्पोर्टेंट मुझे इतना खास नहीं लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है। हाँ एक सवाल और है, ये भी देख लो भाई, वरना कन्फ्यूज रहोगे अगर आ गया तो। सवाल दिया है x प्लस 1/2x बराबर 4, तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। क्यूब वाला सवाल है ये, ठीक है, मैंने कहा था कि क्यूब वाला होगा तो बता देंगे, और मिल भी गया। तो हम क्यूब वाले सवाल को करेंगे। अच्छा तुम्हें याद है पीछे हम क्या कर रहे थे, अगर x प्लस 1/x बराबर हमें a दिया जाता है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछा जाता है, तो हमने देखा यहाँ घात 1 थी, घात 2 बनानी होती है, तो इस पूरे समीकरण में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा दे रहे थे। अब यही सेम सिचुएशन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ में स्क्वायर नहीं करना, क्यूब करना है, तो कोई डर नहीं हमारे अंदर, हम क्यूब कर देंगे। इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, और अगर दोनों पक्षों में घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2x इसके ऊपर एक घन और बराबर 4 के ऊपर घन। भैया ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो होता क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 का घन कितना हो जाएगा, 16 चौको 64। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। भैया अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, देखो x से x कट गया, 3/2 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब, 1/2x का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब करेंगे तो बोलोगे भैया 1/2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 3/2 बचा यहाँ, और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, तो इस पूरे की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4, हाँ या ना, और बराबर हमको दिया गया है 64। 2 से अगर हमने 4 को काटा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखना बड़े ध्यान से, बोलोगे भैया x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 64 लिखा था, और ये भैया इधर लिखा था प्लस का 4, कितना लिखा था, प्लस का, एक सेकंड रुको, ये क्या लिखा यार, अच्छा ये काट दिया है ना, ये कटा है, 2 दूनी 4, ये 2 बचा, ये 3 बचा, तो 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये देखना, ये 3 दूनी 6 हुआ तो इधर प्लस का 6 है, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 6 आएगा, तो 64 के साथ -6 हो जाएगा, तो यानी x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान आ जाएगा, 64 में 6 चले गए, कितने बचे, 58 बचे, तो आंसर जो मेरा है वो 58 एकदम राइट हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है, सिंपल सी बात है। सपोज करो, एक बार मैं फिर से आपको ये सेम सवाल एक बार समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने कहा कहीं तुमसे लिखा होता कि a प्लस बी बराबर, इसको मैं a b मान लेता हूँ, जहाँ पे x प्लस 1/x लिखा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं इसको a प्लस बी मान लेता हूँ। अब a को यहाँ अगर समझाऊँ कि तुमको a जो है मेरा वो x है और b जो है वो 1/2x है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। a की जगह हम अपनी चीज़ें लिखेंगे, यानी x क्यूब प्लस 1/, अब देखो 1/ इसका जब क्यूब कराओगे तो 2 का क्यूब 8 हो गया और x का क्यूब x क्यूब हो गया, प्लस का 3 इंटू a की जगह x और b की जगह 1/2x और ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह x प्लस 1/2x, ठीक है। अब देखना
भैया इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो इसको तो कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को सॉल्व करो। तो देखो ये x से x कटा तो ये 3/2 बचा यहाँ पे इनटू, अब मैंने कहा x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट उसने बोली थी कि 4 दे रखी है। कितनी दे रखी? 4 दे रखी। तो इसकी जगह हमने 4 लिखा, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 हो गया। तो इधर प्लस का 6 चल रहा है, ये प्लस में ही तो लगा है देखो, तो प्लस 6 चल रहा। अगर इसको हम इधर भेज देंगे तो इधर हमारा 64 आया था 4 का क्यूब, प्लस 6 इधर जाएगा तो -6 आ जाएगा, बचेगा 58। और ध्यान से देखना, हमने तुम्हें क्या बताया कि भैया इसको क्यों नहीं छूना है, क्योंकि हमें वैल्यू ही बतानी है x³ प्लस 1/8x³ की। अगर इसको छेड़ेंगे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, जो पूछा गया है वही अगर हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या। बात आगे एकदम क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलो कि एकदम भैया यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। अब मैं इसमें देखता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, पता नहीं लगा, उसे कुछ है नहीं, अब सिंपल सा है सब कुछ, ये सब कुछ आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ देखो एक सवाल और, ये विशेष क्यों है इसको भी ध्यान से सुनना। एक सवाल दे रखा है तुम्हें, 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब घात समान हो तो आधार भी समान होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा, जब आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। मतलब कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल सी 2 स्टेटमेंट है कि जब घात समान हो तो आधार समान होगा, जब आधार समान होते तो घातें भी समान होती हैं। कैसे प्रयोग करेंगे भाई, देखना ध्यान से। इसे तो लिख देंगे 3 की पावर x प्लस 2 जो दिया गया है बराबर 81 के निकाल लो फैक्टर। 3 से दोगे तो 3 से मेरे भाई जाएगा 27 बार में, 3 से देंगे तो 3 9 27, 3 से देंगे तो 3 3 9, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, यानी आया कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो गया 3 की घात, यार इसे लिख दो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 की पावर कितना 1 2 3 4, घातें 4 हो गई। अब यहाँ पे तुम्हें कौन सी लाइन लिखनी कि देखो आधार दोनों के समान है 3 और 3, तो जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, ये बात लिखोगे। तो हमने पढ़ा आधार अगर दोनों के ये समान मिल गए तो भैया इनकी घातें भी आपस में समान होगी, यानी यहाँ पे x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, हाँ या ना? तो भैया यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा -2 में, तो ये -2, 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे 2। जल्दी बताओ, यहाँ तक बात अगर क्लियर नहीं है किसी की, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। ठीक है, बढ़िया, बात एकदम समझ में आ गई। चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, वो भी बता देता हूँ, परेशान मत हो। तुमसे बोला जाए कि x की पावर 4 बराबर जो है 81 लिखा था, ऐसे बोला जाता, तो भैया यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, x की पावर 4 बराबर 81 को कर देते 3 की पावर 4, और फिर स्टेटमेंट अब क्या लगाते कि जब घात समान है तो आधार भी क्या होगा, समान होगा। जब घात समान है तो आधार भी भैया क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो 4 4 घातें हमारी समान थी, तो आधार x बराबर कितना आ जाता 3। तो चाहे घात से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें 2 स्टेटमेंट याद रखने कि जब घात समान हो आधार समान होगा, आधार समान है तो घात समान होगी। इसी के साथ में चीज़ें हो जाएंगी, आपकी सारी निपट जाएंगी, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट नंबर पे बताओ मेरे भाई अब क्या पूछा जा सकता है। तो मैं देखता चल रहा हूँ, जो जो मुझे लगेगा कि नहीं ये टाइप बच रहा है छोड़ूंगा कुछ नहीं, पूरी बातें समझ में आएंगी। अब देखो अगर तुमसे पूछा जाता है एक चर में या 2 चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण जो सिंगल चर दिया जाएगा, केवल एक चर दिया जाएगा, उसे सॉल्व कर लेंगे। और 2 चर में जब हमें x और y दोनों दिए जाते हैं, जैसे कि मैं सीधे सवाल पे आता हूँ, सवाल से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। देखो
एक है प्रयत्न विधि, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि, जो आपको मैं बता देता हूँ, तालिका के माध्यम से की जाती है। तालिका के माध्यम से हल करना होता है, नाम होता है त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। त्रुटि एवं तुम्हारा दिमाग यहाँ पे क्या काम करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। दिमाग तुम्हारा ये काम करना चाहिए, क्या इक्वेशन मेरी जो मैं दिया जाएगा समीकरण, वो संतुष्ट कैसे होता है, सेटिस्फाइड कैसे होते हैं दोनों पक्ष। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए, आपको करना कैसे, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। दिया जाए x+2 = 5, तो तरीका तो ये है कि x = 5, 2 इधर प्लस, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये एक चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। हम इसमें पहले आपको सिखाने जा रहे हैं कि तालिका विधि में प्रयत्न एवं त्रुटि विधि एक्चुअल में होती क्या है, वो समझना है हमें। एक्स के मान अपने मन से रख रख के चेक करेंगे, जिस पर आंसर सही आ जाएगा वो सही हो जाएगा। हमने कहा जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स के मान, ठीक है, बीच में हम लिख देते हैं बायां पक्ष है हमारा, इधर हम लिख देंगे दायां पक्ष हमारा। अब इनका मतलब भैया क्या है, अभी समझा देते हैं, परेशान मत होना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, x के मान का मतलब है कि हम यहाँ पे x के मान अपने मन से रखेंगे। बायां पक्ष का मतलब होता है ये वाला, और दायां पक्ष का मतलब है ये। तो देखो दायां पक्ष तो सब में 5 ही आएगा, ठीक। बायां पक्ष सबके लिए x+2 है, और x के मान हम अलग अलग अपने हिसाब से रखेंगे। हमने कहा x का मान अगर 0 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 0 लिखोगे तो 0 + 2 = 5 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर हमने कहा अगर x = 1 रखेंगे, तो देखो x+2 यानी 1+2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 1+2, 1+2 तो 3 होता है, यहाँ 5 आना चाहिए, नहीं हुआ ना। हमें LHS = RHS करना है, सरल सी बात, ठीक है। फिर हमने कहा भैया अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 + 2 यानी 4 होगा, 5 तो अभी भी नहीं होगा। जब भैया 3 लिखेंगे तो ये 3 + 2 यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। तो भैया ये वाली बात सेटिस्फाइड हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में, क्या लिख देंगे भाई, हम यहाँ पे लिख देंगे कि x = 3 पर समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि इससे क्या बता सकते हो कि समीकरण का एक गुणनखंड निकाल पाओगे, तो हमने कहा बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे ये सीखना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमने देखा x = 3 लिखा है, x = 3 लिखा है, तो क्या तुम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो कि अगर x = 3 है, इधर +3 है, इधर उठा लोगे -3 हो जाएगा, तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि x - 3 इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो हाँ या ना। x - 3 इसका एक गुणनखंड है। बिल्कुल बेहतरीन बात समझ में आ गई। बढ़ें आगे, समझें कुछ और। जब ये क्वेश्चन आपको दी जाएगी x² करके, तब उसमें 2 गुणनखंड बनते हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया भी था कि जैसे गुणनखंड बनते हैं, जब लोग कॉमन लेते हैं x - 3, x+4 बच गया, तो ये आखिरी में आंसर हो जाता था। तो इसी तरीके जब आपको ax² + bx + c में इक्वेशन दी जाएगी, देन आपके वहाँ पे 2 मूल अगर बचे हैं, तो अगर जैसे बच जाए x = 3, तो याद रखो कि x - 3 उसका एक गुणनखंड है। x = -3 बच जाएगा, तो -3 उधर उठा रहा हूँ, प्लस हो जाएगा, तो ये x + 3 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो। और भैया क्या पूछा जा सकता है, सिंपल हैं सारे सवाल यहाँ पे। तो x के मान सिंपल से निकालने हैं, उसके बाद x उत्तर की जांच करनी है। जैसे सवाल में कुछ 3-4 सवाल लिखे हैं, देख लेते हैं एक साथ। एक सवाल आपको दिया गया है 33 = 11x। एक सवाल आपको दिया गया है x/3 = 2। एक सवाल आपको दे रखा है 7x/15 = 0। एक सवाल आपको दे रखा है भैया 3x = 12। तो देखो 3x = 12, कोई भी एक सवाल ले लो, पहले नंबर से सॉल्व करते हैं। हमने कहा अगर ये लिखा यहाँ से x का मान निकालो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 33। 11 इधर गुणे में लगा, इधर भेजो भाग में आ जाएगा, 11 - 3 = 33, 3 आ गया। अब उत्तर की जांच कैसे करते हैं भैया, उत्तर की जांच करते हैं x की जगह लिख देते हैं 3। तो हमने कहा यहाँ पे लिख देंगे उत्तर की जांच, ठीक है। कितना हो जाएगा 33 = 11, और x की जगह कितना लिख देंगे 3, तो 11, या भी 11 - 3 = 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, उत्तर हमारा एकदम सही हो गया। सेम काम यहाँ करेंगे,
देखो यहाँ पे इसको उधर भेज दोगे तो 0 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा। 7 को इधर भाग में भेज दोगे तो ये भी भैया 0 बन जाएगा, पूरा 0 हो गया। तो हमें यहाँ पे x बराबर कितना मिल गया, 0। और x बराबर 0 जब उत्तर में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 7x/15 बराबर 0। यहाँ भैया जैसे इंटू 0 करा दोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी दायां बराबर बायां हो जाएगा। बात आ गई क्लियर समझ में? भैया यहाँ देखो, इधर ये भाग में लगा, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 3, तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो x का मान में कितना मिल गया, 6। जैसे यहाँ पे रखोगे उठा करके उत्तर की जांच के लिए, तो देखो x की जगह लिखोगे 6/3 बराबर 2, 6/3 बराबर 2, यही तो करोगे। देखो ये भी कट गया, 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 2 आ गया, दायां बराबर बायां। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे भाई, देखो x बराबर निकालोगे तो 12, 3 गुणे में लगा, इधर जाएगा भाग में, 3 चौके 12, x का मान कितना आया, 4। x बराबर 4 लिख दो, 3 के साथ x लगा था तो 3 गुणे 4 बराबर 12, तो 3 चौके 12 बराबर 12, तो ये भी दायां बराबर बायां पक्ष। तो ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सिंपल सा बता दोगे, उत्तर की जांच भी बता दोगे। आई होप तुम्हें ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है ना। और ज़्यादा उसमें डिप तो बताना नहीं, कुछ इतना ज़्यादा टफ उसमें मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें बताऊँ। चलो ठीक है, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं। अब देख लो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे समीकरण भी हमें बनाने होते हैं जहाँ पर हमें पहले समीकरण ही बनाना होता है, पहले समीकरण ही बनाना होता है, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि समझना, एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन जैसे दिया गया कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अब देखो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना काम करना चाहिए कि एक लड़का है आर्यन नाम का, आर्यन, और एक लड़का है ये श्याम नाम का, श्याम। उसने बोला आर्यन की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा, मतलब ये 5 साल बड़ा है। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सुनना बहुत ध्यान से, ना तो तुम्हें श्याम की उम्र पता थी, ना तो तुम्हें आर्यन की उम्र पता थी, फिर भी तुम्हें श्याम से आर्यन को 5 साल बड़ा दिखाना है, तो कैसे बताओगे? पहले किसको पता करोगे? श्याम को पता करोगे। अच्छा देखो, दिमाग इतना तो काम कर रहा है कि पहले श्याम को पता करना है। तो हमने लिखा माना, क्या लिखा? माना श्याम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, x वर्ष। तो भैया इसी तरीके अगर हम लिखेंगे, फिर बाद में माना नहीं लिखना है, क्योंकि हमने इसकी मानी है, ये तो हमें पता है कि इससे 5 साल बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आर्यन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आर्यन की। तो बोलोगे आर्यन की वर्तमान आयु, भैया ये जो x आई थी इससे 5 साल ज़्यादा है, तो x + 5 साल हो गई। जल्दी से बोलो, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना? यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई। आगे कुछ और बोलेगा, बोलेगा यदि आर्यन की वर्तमान आयु जो है वो 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र बताओ। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा कि आर्यन की वर्तमान उम्र यानी x + 5 जो है वो किसके बराबर है, 28 साल के बराबर है। भैया यहाँ से मान नहीं निकाल पाओगे क्या? x बराबर कितना आ जाएगा, 28 + 5 इधर जाएगा तो -5, 28 - 5 कितना बच गया भैया, 23 साल, 23 ईयर्स आ गया। x का मान आ गया 23 साल। तुमसे उसने पूछा था कि श्याम की वर्तमान उम्र बताओ, श्याम की वर्तमान उम्र थी x वर्ष। देखो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी थी, x का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 23, तो x बराबर 23 वर्ष लिख देंगे और बस यही मेरा आंसर हो गया। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक था। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गए होंगे। जो उसने बोला वही स्टेटमेंट को मैंने फॉलो किया और आंसर तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट नंबर पे देखना, परेशान मत हो, अगला भी बताएंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपना चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और है। लिखा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मैंने कहा एक फादर है और एक ये इनका सन यानी बेटा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब मेरे भाई पिता की एज जो है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी तुम कब मान सकते हो? जल्दी से बोलो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी कब मान सकते हो? जब हमें यहाँ पता होनी चाहिए कि भैया पिता या पुत्र में से किसी एक की उम्र पता हो, तो भैया किसकी उम्र पता हो? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी, मतलब इसकी उम्र की ये 4 गुनी होगी, लेकिन हमें तो इसकी पता ही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना पुत्र की उम्र कितनी, माना पुत्र की आयु भैया कितनी, x। अब हमें पता चल जाएगा कि पिता की उम्र कितनी होगी, पिता की आयु
कितनी हो जाएगी, x की 4 गुनी है यानी 4x। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? भैया अगर इसकी 5 होती तो इसकी 4 गुनी, 5 चौके 20 होती, इसकी 7 होती तो इसको 7 चौके 28 कर देते, इसकी अगर 11 होती तो इसको 11 चौके 44 कर देते। ऐसे भैया इसकी x है तो इसकी 4x है। 4 गुनी का मतलब 4 से गुणा करा देना। इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास था कि अगर एक x है दूसरी 4x बनेगी तो पिता ये वाला होगा, पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा। इतना तो कॉमन सेंस भाई लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब उसने कहा कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी ही रह जाएगी। कितने वर्ष बाद बोला, पहले तो ये सुना करो। उसने कहा 6 साल बाद। भाई 6 साल बाद इसका पिता कितने साल का हो जाएगा? 6 साल बाद की बातें हो रही, 6 साल या 6 वर्ष बाद। भाई तुम्हारा यहाँ पे कॉमन सेंस इतना ये भी काम करेगा, बड़ा अच्छा करेगा कि अगर आज तुम x साल के हो तो तुम 6 साल बाद मेरे भाई पुत्र कितने साल का हो जाएगा? x + 6 साल का। भैया पिता कितने साल का हो जाएगा? पिता हो जाएगा 4x + 6 साल का। जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? तुम आज 5 साल के हो, 6 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 11 साल के। क्या किया? +6। लेकिन अगर 5 की जगह x लिख दिया जाए तो x + 6। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? हाँ या ना? सब लोग बताओ, बोलोगे हाँ भाई यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, अगर इतनी बात भी समझ में आ गई है तो तुम्हें इस सवाल को भी समझना पड़ेगा। अब उसने तुमसे बोला था कि 6 साल के बाद, यानी आज से 6 साल के बाद पिता की उम्र से क्या लिखा था? 6 साल के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने के बराबर या 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाने का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना ही तुम्हारा पूरा खेल होना चाहिए भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पूरी बातें एकदम से उड़ जाएंगी। अब सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? उसने कहा, एक तरफ से पढ़ना, उसने कहा कि पिता की उम्र, कहाँ है पिता की उम्र? ये 4x + 6। ये करा करो तब कभी गलत नहीं होगा। पिता की उम्र, आगे लिखा है कि पुत्र के उम्र की, पुत्र का उम्र कितनी है भैया? x + 6। पुत्र के उम्र की क्या हो जाएगा? 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब क्या होता है? 2 सही 1/2, यानी 2 दूनी 4, 1 5/2। कितनी? 5/2। तो 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक कर दी। अब ये दोनों हो गए बराबर। जल्दी बताओ, यहाँ तक बात क्लियर? उसने जो बोला वही करना। उसने बोला पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक, ठीक है। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल बात भैया समझ में आ गई। ये अंतिम सवाल है, इसके बाद फिर आगे का कल से प्रोसेस करेंगे अपना स्टार्ट, आज यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो भैया बोलोगे ये क्या हो जाएगा? हमने कहा भाई इसे सॉल्व करना है, सिंपल से एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। हमने कहा ये 2 इधर लगा हुआ था, नीचे एलसीएम ले सकते हैं, इसको 12 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरा। या फिर एक काम करते हैं कि इस पूरे को उठा करके, ये पूरा का पूरा उठा करके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x + 6। ये हो जाएगा पूरा इधर आकर के माइनस का 5/2 ब्रैकेट में x + 6 और बराबर ये कितना बचा? 6। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात, अगले पेज में करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। हमने कहा अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 6। अब देखो इसका अंदर इंटू कराओगे तो माइनस का 5/2x। या फिर एक काम और करो, देखो एक काम और बढ़िया हमें समझ में आ रहा करने के लिए, पता क्या? कि इस वाले +6 को कहाँ ले जा सकते हो? इधर। तो ये -6 होकर के 0 कर देगा इसे। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा? 4x - 5/2 x + 6 बराबर 0। ये और सही हो गया, थोड़ा सा और सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब भैया इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बहुत सरल है भैया, इसे लिख दो 4x माइनस, इसका अंदर इंटू कराओ तो 5/2x, इसका अंदर इंटू कराओगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया। 5/2 का इंटू 6 से कराया, 5/2 का इंटू 6 से, तो 2 3 6, 5 3 15, ये आ गया आपका 15 और बराबर आ गया 0, ठीक है। हमने कहा भैया ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 4x - 5x/2 और बराबर ये -15 इधर भेज दो तो प्लस का 15 आ जाएगा। 0 में +15 करोगे तो 0 + 15 बराबर 15 ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया +15।
अब मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम भैया अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 8 में से 5 गए तो 3x बटे 2 बराबर 15। इसके बटे में 1 लगाओ, कैंची गुणा करा दो, पता है ना तुम्हें ये वाला। तो 2 का इंटू 15 से होगा तो 30 बनेगा, और 3x का इंटू 1 से होगा तो 3x ही बन जाएगा। 3x बराबर 10 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 30। और ये देखो लिखा है गुणे में कितना, 3, 3 इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो ये आ गया देखो 10। ये हो गया भैया 10 वर्ष, क्या, x का मान। 10 वर्ष कितना हो गया, x का मान हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना कि सवाल का आंसर, कुछ लोग सोचते हैं कि बस ये आंसर लिख दिया, ये तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिलाएगा, क्योंकि पूरा आंसर उसने जो पूछा है वही बताना होता है। पूरा आंसर देखो उसने पूछा क्या है, ये ध्यान देना। उसने तुमसे यहाँ पे ये पूछा था कि दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, दोनों की वर्तमान उम्र बतानी थी। तो भैया पिता पुत्र तो x साल का था और पिता 4x साल का था, ठीक है। तो x का मान भैया कितना आ गया, x का मान तो आ गया 10 वर्ष, तो पुत्र तो 10 साल का हो गया। पिता कितने साल का था, इसका 4 गुना, यानी 10 चौके 40 साल का, तो 40 वर्ष पिता की उम्र हो गई। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप तुम्हें यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सरल सवाल था, ठीक है। अगला देखना, युगपत समीकरण करते चले जाओ। एक स्टेटमेंट देखो, बोला कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। माना वह संख्या x, माना वह संख्या x हो गई। अब उसने बोला प्रश्नानुसार लिख दोगे, प्रश्नानुसार जो वो बोला वो करते चले जाओ। किसी संख्या के, वो संख्या x मानी, तो किसी संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त कितना हो रहा है, 15। बन गई एक स्टेटमेंट। मैंने कहा बस सॉल्व कर लो। x बराबर 15 प्लस 5 इधर कर दो तो -5 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 15 5 चला गया 10। 10 है वह संख्या, आंसर हो गई। तो कई सारे सवाल जो एकदम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सवाल होते हैं भाई, सरल से बच्चे आराम से निपटा सकते हैं इनको, कुछ भी बड़ी बात इनमें नहीं है, ठीक है। एक सवाल देखो और पूछा गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है भाई, मैं डेट लिख देता हूँ, 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल में से है। देखो जरा, क्वेश्चन दिया गया कि 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य और 7 पुस्तकों का मूल्य का ₹72 कम है। अच्छा ठीक है, वो तुमसे बोल रहा है कि 7 पुस्तकों का मूल्य जो है 5 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 ज़्यादा है, या 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। तो ये तो हमें भी दिखेगा, तुम्हें भी दिखेगा, सबको दिखेगा। इनका ज़्यादा होगा पैसा, इनका कम लगेगा, सेम टाइप की भी किताबें हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे कैसे इस सवाल को करेंगे। हमने कहा माना एक किताब का मूल्य, माना एक किताब या पुस्तक लिखा तो पुस्तक लिख दो, पुस्तक का मूल्य भैया कितना, ₹X। तो भाई 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। यही तो होगा। अब बताओ, अच्छा ये ज़्यादा रुपए की होगी कि ये ज़्यादा रुपए की, बोलोगे भैया ये वाली, ये कम रुपए की होगी, तो ये ₹72 कम होगी। यही तो बात है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रश्नानुसार उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा कि जब ज़्यादा रुपए वाले को कम रुपए वाले से घटाओगे तो ₹72 अंतर बीच का बचेगा। हमने कहा ये लिख दिया हमने। 7x से 5x चला गया, 2x बराबर कितना बचा, 72। 2 से भैया अगर 72 को काट दें तो 36 दूनी 72 होता है, तो x का मान हमारा 36 आ गया। ठीक है, 36 आ गया। पूछा क्या गया था, उसने तुमसे यहीं पे सवाल में आगे पूछा है कि 3 पुस्तक का मूल्य बताओ। कितनी पुस्तक का, 3 पुस्तक का मूल्य बताओ। उसने तुमसे एक पुस्तक का मूल्य पूछा है, वैसे आई थिंक यहाँ एक पुस्तक का मूल्य पूछा, तो एक पुस्तक का मूल्य तो 36 हो गया। लेकिन बाई चांस अगर सवाल पूछ देता कि 3 पुस्तक का मूल्य बताओ, क्या करते हैं, कुछ नहीं कराएंगे भैया, 3 से गुणा करा देंगे 36 का, 36 तक 108 आंसर आ गया। तो बातें समझ में आ रही, सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा, कैसे बनाएगा, कितना खेल सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगले नंबर पे आ जाओ। ये यहाँ तक भी बात एकदम क्लियर हो गई, किसी को कोई समस्या है नहीं है ना दिक्कत, यहाँ तक की एकदम बातें क्लियर। चलो अगला देखो, अगला सवाल तुमसे समय दूरी का भी एक पूछ दिया गया है। समय दूरी का, समय दूरी का तुमसे सवाल क्या पूछा गया, ध्यान से सुनो। जैसा पूछ कर एक सवाल तुमसे मैं सिंपल पूछता हूँ, तुम्हें समय दूरी में सारे रिलेशन पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब सब इसी से सवाल बनेंगे। हमने कहा देखो अगर दूरी बराबर पूछा जाए तो दूरी बचेगी तो समय यहाँ से इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा समय गुणे चाल, समय गुणे चाल।
भैया अगर अगले नंबर पे देखा जाए, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया दूरी और समय, चाल को बदल दो आपस में, समय को यहाँ ले आओ, चाल को यहाँ ले आओ, तो भैया ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये तीन फार्मूले सेम टू सेम है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार। ये तीनों फार्मूले सेम टू सेम है, बस उसी से इधर उधर करके बने हुए हैं। अब देखो यहाँ तुमसे एक सवाल, मान लो क्वेश्चन किया जाए कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लंबी रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी करती क्या है कि 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है। तो हमें बतानी है ट्रेन की चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, पूछ दी जाए। बोलोगे भाई बिल्कुल सरल बात है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी खंबे को कोई रेलगाड़ी पार करेगी, मतलब अपनी लंबाई को पार करना। खंबे की क्या ही लंबाई भाई, पतला सा होगा, कितना ही भाई, इतनी 2-4 किलोमीटर थोड़ी ना है, मीटर पे भी नहीं है, ऐसा 1 मीटर का भी नहीं खंबा होगा चौड़ा, मुश्किल से भाई होगा ऐसे जो बोल सकते हो क्या भाई, कितना ही होगा, कुछ सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 5-6 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी। तो वो तो हमें बतानी नहीं होगी, हमें बतानी होगी मीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में। जब रास्ता ही बतानी तो हमें लंबाई पता होनी चाहिए कि दूरी वो इतनी ही चलेगा। हमने कहा कोई रेलगाड़ी ऐसे आ रही थी किसी खंबे को पार करेगी, तो देखो इंजन यहाँ से निकला, और वो रेलगाड़ी पूरी खंबे को पार कब कर लेगी, जब वो खुद की लंबाई पूरी चलेगी, ऐसे अपने बराबर की लंबाई जब चलेगी, तब यहाँ से उसकी पूंछ, लास्ट वाला डब्बा जो है पीछे निकलेगा। तो इसने पूरे अपने आप को पार कर लिया खंबे को, यानी हमें पता चला कि इसकी जो खुद की लंबाई है वही दूरी हो गई। तो हमें दूरी यहाँ पे 450 मीटर दे रखी, समय हमें 18 सेकंड दे रखा, चाल हमसे पूछी गई। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो चाल बराबर दूरी की जगह 450 बटे समय की जगह 18 सेकंड। लेकिन देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है और चीज़ें मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए गुणा कराओगे 18/5 से, 18/5 से। याद रखना, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना 18/5 से, मीटर पर सेकंड में गुणा करना मतलब चेंज करना तो 5/18 से, ठीक है, ये गुणा कराया जाता है। 18/5 से कब कराते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, और 5/18 से कब कराते हैं, मीटर पर सेकंड के लिए। ये दो चीज़ें हैं, नोट कर सकते हो। भैया बोलोगे इसे कर काटेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, बोलोगे भैया 18 से 18 पूरा कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5×9 18, अरे 5×9 45, और 1 0 बचा 90। 90 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल है वो आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। बात आ गई समझ में, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, क्या क्या करना होता है, सब बातें समझ में आ गई। अब सुनो, एक सवाल तुमको इसमें से पूछा भी गया था, बड़ा ही प्यारा सवाल मुझे लगा था उस समय, मुझे लगा था कि नहीं अच्छा सवाल है एक जो पूछा गया। आपसे एक सवाल क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना, सवाल नहीं ध्यान से सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा भैया। एक ट्रेन है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैंने कहा ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 120 मीटर और वो इसको भैया करती है पार। बात आई समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। बोलोगे ठीक है। भैया इस प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करती है तो उसे समय कितना लगता है, देखना ध्यान से, मैं सभी बातें बता रहा हूँ तुम्हें। उसको समय लगता है 12 सेकंड का। ये सवाल पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2019 में। 2019 में गजब गजब के सवाल आए हैं। 12 सेकंड में पार करती, बात समझ में आ गई। अब खंभे को अगर देखा जाए, एक खंभे को जब वो पार कर रही है तो उसे समय कितना लग रहा है, यही रेलगाड़ी, सेम रेलगाड़ी जब एक खंभे को पार करती है तो उसे समय लगता है भैया 2 सही 2/5 सेकंड का। तब उसे समय लगता है 2 सही 2/5 सेकंड का। अब रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। क्या क्या बतानी है, एक तो बतानी है कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, और एक बताना है कि ट्रेन की चाल कितनी है। ये बातें समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे एक बार। ये बातें अगर समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार बोलेंगे भाई। बोलोगे ठीक है भैया, आराम से बता लेंगे, हमारे लिए सब छोटी मोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है बताना, और बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे बताएंगे, सुनो। हमने कहा भाई देखो, अगर हम लोग इस बात को ध्यान से समझें, सवाल तो हमने चूंकि इधर भैया लिख लिया है पूरा ये सवाल, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन ही करना है। हमें सबसे पहले मेरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये समझनी पड़ेगी कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, चित्र के द्वारा समझोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी।
ये एक प्लेटफॉर्म है, मैंने मान लिया कि ए मीटर का, और एक ये रेलगाड़ी जो इसे पार करेगी ये है बी मीटर की, ठीक है। तो जब ट्रेन इसको पार करेगी, ऐसे पार कर रही है, तो मैंने कहा इंजन इसके बाहर निकला पहले, फिर मैंने कहा धीरे धीरे पूरी रेलगाड़ी इसके बाहर निकल रही है, और जब रेलगाड़ी यहाँ पे आ गई तो रेलगाड़ी का लास्ट डब्बा ने इसे पार कर लिया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रेलगाड़ी रियल में कितना इधर चली है, बी मीटर, अपनी खुद की लंबाई के बराबर, और प्लस पार किसे करके आई है, इस प्लेटफॉर्म को, ए मीटर। तो रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में रियल में कितना भैया चलना पड़ा, अपनी लंबाई और प्लस रेलगाड़ी के, मतलब अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो टोटल भैया इसको डिस्टेंस जो चलनी पड़ी वो कितनी चलनी पड़ी, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी भैया अगर हमें खुद की लंबाई नहीं पता है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि माना, क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनो, अरे यार ये कौन सा पेज है भाई, ये है। हम लिखेंगे कि माना जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर। काम बिना इसके नहीं हो रहा था, एक्स मीटर हो गई रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना भैया, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसे दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म 120 मीटर का, इतना उसे टोटल चलना पड़ा दूरी। और ये दूरी चलने में उसे समय कितना लगा है, समय उसको भैया यहाँ पे लगता है कितना भैया, समय बोला गया देखो जरा, 12 सेकंड का। कितना समय लगता है, 12 सेकंड का। तो भाई 12 सेकंड का टाइम उसे इतनी दूरी चलने में लग रहा है। अब भाई कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो कैसे बताओगे इसको। भैया आप देखो नंबर 1 पे तो हमें यहाँ पे ये समझना है, फिर से इस वाले पेज पे आएंगे क्योंकि चीज़ें मुझे आपको क्लियर करनी है, तो थोड़ा सा समय मुझे दो, ठीक है। दूरी वाली बात समझ गए। अब मैंने कहा भैया रेलगाड़ी की चाल थोड़ी देर पहले भी हमने निकाली थी, जब रेलगाड़ी ने एक खंभे को पार किया था 18 सेकंड में, और 450 मीटर की रेलगाड़ी थी, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आ गई थी। पर भैया आई कैसे थी उसकी चाल, हमने उसकी लंबाई में उस समय से डिवाइड करा दिया था, तो 18 से कट गया था। तो भैया यहाँ पे मीटर पर सेकंड आता, फिर हमने 18/5 से गुणा करा के किलोमीटर प्रति घंटा बदला। यानी हमने किया क्या था कुल मिला करके, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने भैया यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए उसकी दूरी और बटे उसके समय से भाग दे दिया। याद आया, रेलगाड़ी की लंबाई में उसके समय से भाग दे दिया, जितना समय उसे खंभे को पार करने में लगा, तो हमें यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई थी। तो भैया सेम चीज़ हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं कि अगर हम इस सवाल में पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लें, अगर हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लें तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, बटे खंभे को पार करने में उसे समय लगा था 5 सही 5/2 सही 2/5, यानी 5 दूनी 10, 10 2 12/5, 12/5 सेकेंड। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5x/12 मीटर पर सेकेंड। इतनी चाल भैया निकल के आ गई रेलगाड़ी की। बोलोगे हाँ ये बात भी सही है, रेलगाड़ी की चाल हमको यहाँ से पता चल गई। और जब हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल गई तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये अगर रेलगाड़ी की चाल है तो प्लेटफॉर्म को पार करने वाली भी तो रेलगाड़ी की चाल है। बोलो हाँ या ना, जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी यही रेल तो पार करेगी, तो उसके लिए भी तो चाल निकालेंगे भैया। हाँ निकाल लो। हमने कहा प्लेटफॉर्म के लिए रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने में, बोलोगे ऊपर तो भैया दूरी चलेगी यानी x + 120 मीटर, और बटे में भैया नीचे हम क्या चलेंगे, समय उसको पार करने में हमें समय कितना लगा था, जल्दी से देखो 12 सेकंड का, तो बटे 12। तो ये भी देखो दूरी बटे समय, ये भी तो चाल निकल के आ गई रेलगाड़ी की मीटर पर सेकंड में, और ये भी रेलगाड़ी की चाल है। और जब ये और ये दोनों एक ही रेलगाड़ी की बात है तो एक ही रेलगाड़ी की दोनों चालें आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x/12 रेलगाड़ी की जो चाल है वही वाली चाल हमारी x + 120/12 भी है। जल्दी से बताओ यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से हाँ या ना, बिल्कुल कंफर्म करो इसे। बोलोगे भैया बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब अगर आप बोलो तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, इससे 5x से 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x = x + 120। भैया 5x इधर उठा लाओ तो माइनस हो जाएगा बराबर 120, और हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला 5x में 1x गया, 4x बचा बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा 120, और 4 इसके साथ गुणे में लगा, इधर आ जाएगा भाग में। 4 से काटा तो 3 बार में 12 आया और एक जीरो था, जीरो लगा दिया।
30 मीटर की हमारी रेलगाड़ी आ गई। 30 मीटर की हमारी रेलगाड़ी आ गई, क्योंकि x का मान निकल आया है। और अगर आपको याद होगा तो भैया आप बताओ जरा, x हमने किसे माना था? x हमने रेलगाड़ी की लंबाई को माना था। एक बात क्लियर, इतनी बात एकदम स्पष्ट हो गई। अब देखना बड़े ध्यान से और आगे की बात को भी समझेंगे यहाँ से कि भैया हमने ये तो निकाल ली, हमसे उसने पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताओ। लंबाई तो हमने 30 मीटर बता दी, एक आंसर तो हमारा हो गया। अब हमें दूसरी बतानी है चाल। तो भैया रेलगाड़ी की चाल 5x/12 है। कितनी है? 5x/12। x की जगह कितना लिख देंगे भैया? x की जगह लिख देंगे 30। तो 5 × 30/12। भैया इसे काटेंगे तो कट भी जाएगा, भैया काट दो, 6 से इसे काट दो तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी जो रेलगाड़ी की चाल आएगी वो 25/2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। लेकिन भैया उसने हमसे चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। उसने हमसे पूछा चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब भैया क्या करें? अब तो फंस गए। कुछ नहीं फंस गए भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, देखना कहाँ गया पेज, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड को, तो 18/5 से गुणा करा देते हैं। किससे कराते हैं? 18/5 से गुणा, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाता है। मैंने कहा बस जल्दी से आ जाओ इस पेज पे और बस कुछ नहीं करना, अब इसमें गुणा करा देना है 18/5 का। 5 से काटा 5×5, 2 से काटा तो 2 × 9 18 और ये हो गया 9 × 5 45। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल है वो चाल हमारी ट्रेन की होगी। और भैया ट्रेन जो है वो कितने लंबी होगी? तो 30 किलोमीटर लंबी होगी। दोनों बातें बता दी। थोड़ा सा मुझे हो सकता है कि समझा मैं रहा हूँ आपको, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आप समझ गए होगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे यहीं पे ये बात कहूँ तो ध्यान से सुनना, अगर नहीं भी समझ पाओ तो ये चीज़ समझो कि अगर कोई प्लेटफॉर्म था 120 मीटर का और एक रेलगाड़ी थी x मीटर की, तो 120 + x मीटर दूरी चले हम 12 सेकेंड में। वहीं दूसरे नंबर पे हम एक खंबे को पार कर रहे हैं, तो x मीटर ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, तो x बटे कितनी देर में पार उसने किया था? तो बताया था भैया 12/5। 12 नीचे लिखा, 5 ऊपर चला गया। तो ये रियल में देखा जाए तो ये क्या था? जो ये ट्रेन है ना, जो ये ट्रेन खंबे को पार कर रही है, इसकी चाल निकल के आई है। क्योंकि चाल बराबर हमने क्या पढ़ा है? दूरी बटे समय। ऊपर ये दूरी लिखी है x मीटर और नीचे ये समय लिखा था 12/5 सेकंड। ऐसे भैया यहाँ पर भी देखो तो ऊपर तो दूरी है ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिला करके ऊपर तो दूरी है और नीचे भैया ये क्या दे रखा है? 12 सेकंड यानी समय। तो दूरी बटे समय ये भी क्या हो गई? चाल। और ये भी चाल किसकी है? उसी ट्रेन की। तो जो ये ट्रेन थी वही तो ये ट्रेन थी, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करती वही ट्रेन तो खंबा पार कर रही थी। तो चल तो समान दूरी समान स्पीड से रही होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। तो बस इसके बाद अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जब ये दोनों आपस में बराबर किए तो एक हो गया 5x/12 और एक हो गया 120 + x/12। 12 से 12 काट दिया, इसे सॉल्व कर लिया तो x = 30 मीटर आ गया आपका, जो कि हमारी लंबाई निकल के आ गई मीटर में, किसकी? ट्रेन की। और जब लंबाई पता चल गई तो चाहे यहाँ पे तुम मान रख दो चाहे यहाँ पे रख दो। कुछ लोग सोच रहे भैया यहाँ पे क्यों रखा? यहाँ पे रखो, इससे निकाल के दिखाओ जब दोनों बातें सेम है। मैंने कहा भाई सेम है, तुम इसमें रख के देख लो। 45 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ से आया है, इस वाले से 45 इससे भी आएगा, देख लो करके। 120 + x की जगह कितना आ गया? 30/12। तो ये हो जाएगा 150/12। और भैया ये हमारा मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुणा। 5 से काटोगे 150 को तो 30 आ जाएगा और 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और इसको काटोगे तो 6 त्रिक 18। 2 से इसे काटोगे तो 15 दूनी 30। 15 तियाँ कितना होता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भैया चाहे आप इसमें रख के निकाल लो चाहे आप इसमें रख के निकाल लो, आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है। इसी के साथ मैं आई होप देखता हूँ अगर कुछ बचता है। व्यंजकों का गुणनफल, देखो अगला चैप्टर जो है व्यंजकों का गुणनफल, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता दूं क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं वो आराम से हो जाएंगी। व्यंजकों का गुणनफल में तुम्हें करना क्या? जैसे दे देगा 3x² y³ का गुणा कराओ 4x² + 3 में, सॉरी +3 ना करो, 3 या y³ कर लो। तो बोलोगे भाई देखो सिंपल सी बात, इनटू में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है, गुणे में पावर जुड़ेंगी, ठीक है, और भाग में पावर घटेंगी। गुणे में पावर जुड़ जाती हैं, भाग में पावर घट जाती हैं। ये बातें हमें याद रखनी है। यहाँ पे गुणा लगा है तो देखो 3 चौके 12 हो गया। यहाँ पे x की घात 2 थी, x की घात 2 थी, 2 और 2 मिलके 4 जुड़ गई और यहाँ 3 थी, ये 3 थी तो y 3 और 3 6 हो गई, ये जुड़ गई पावर, गुणे में था, ठीक है। हमने कहा अगर भाग में होता, हमने कहा अगर x² y⁵ अपॉन x y⁴ या 3 मान लो 3 होता, तब भैया क्या करते हैं? भैया घट जाती हैं पावर। कैसे? x की पावर 2 है, 1 इसकी है, 1 कम हो जाएगी तो 1 बचेगी,
y की पावर 5 है, 3 ऊपर जा घट जाएगी तो 2 बचेगी, ये आंसर हो गया। तो इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये गुणे में पावर जुड़ेंगी, घात में पावर घटेंगी, ये वाली बातें तुम भैया ऑलरेडी जानते हो, मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर हैं। चलो भाई देखो नेक्स्ट नंबर पे देखो, इसमें क्वेश्चन तुमसे कौन सा पूछता मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तुमसे बोलेगा कि एक पंचायत है, ठीक है, एक गांव में मान लेगा, तुमसे बोलेगा कि 5x + 3 पंचायत है, ठीक है, और प्रत्येक पंचायत में जो सदस्य हैं वो 5x - 3 हैं, तो बोलेगा बताओ कुल सदस्य कितने हैं। भाई ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि 3 डब्बे हैं और हर डब्बे में 3-3 टॉफ़ी हैं, तो 3 त्रिका 9 टॉफ़ी हैं, ऐसे बता देते हैं। तो भैया कुछ नहीं, गुणा ही तो कराना होता है, दोनों का गुणा करा देंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। हमने कहा इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, यानी 5x + 3 एक ब्रैकेट में और इंटू दूसरे में 5x - 3। इसे ध्यान से देखोगे तो ये a + b a - b दिखेगा, जो कि होता है a² - b²। a² हो जाएगा 25x², देखो 5 का स्क्वायर 25x² का x² माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल सरल है। कभी कभी तुमसे क्या बोलेगा, ध्यान रखना, यही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बातों को ध्यान से समझना है तुम्हें। कभी कभी बोलेगा अगर x = 2 है तो x = 2 है तो जब यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो x की जगह 2 लिख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर - 9। अब देखना भैया क्या हो जाएगा, ये 25 × 2 का स्क्वायर 4 - 9, 25 चौके 100, 100 में 9 चले गए, 91 बचे, 91 होंगे मेरे भाई, खत्म बात। कुछ भी नहीं करना है इसमें से ज़्यादा। x का मान जो वो बोलेगा लास्ट में आंसर निकाल के वहाँ x की जगह वो मान रख देना और सॉल्व कर लेना है, और वही मेरा लास्ट में आंसर आ जाएगा। बातें एकदम क्लियर हो रही हैं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही, हाँ या ना जल्दी से एक बार बताएंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जल्दी से बोलो। एक सवाल और करवा दिया जाए, एक सवाल और करवा देते हैं, कोई परेशानी नहीं भाई, देखो आराम से समझना, एक सवाल और करवा देता हूँ, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई भी समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपसे बोला गया कि गांधी जयंती का अवसर है, एक विद्यालय है जिसमें x + 5 विद्यार्थी हैं, और जब विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया जाए तो उनसे बोला गया कि भाई बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा, मतलब बच्चे जो हैं पौधे लगाएंगे। अब हर एक बच्चा पौधा लगा रहा है, x² - 5x + 25 पौधे, हर एक बच्चा इतने पौधे लगा रहा है, और टोटल बच्चे कितने, इतने, तो टोटल कितने पौधे लगेंगे, दोनों का क्या करा देंगे, गुणा। अब यहाँ जिसका दिमाग काम करेगा वो जल्दी कर लेगा, वरना आदमी बैठ के यहाँ पे गुणा कराता रहेगा, जो नहीं जानता है चीज़ें वो देखेगा मेरे भाई, देखते ही समझ जाएगा ये x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x² - 5x + का 25। उसका दिमाग यहाँ पे इतनी तेज चलेगा, वो बोलेगा भैया इसके तो हम x + 5 ही लिख सकते हैं, इसे हम x² - का 5x और प्लस का 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हाँ या ना। उसे ध्यान से यहाँ एक चीज़ दिखेगी, ये a + b दिखेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में उसे a² - ab a × b और प्लस b² दिखेगा, और उसे पता चल जाएगा भैया ये तो a³ + b³ का फार्मूला लिखा है। भैया क्या लिखा है, ये a³ + b³ का फार्मूला लिखा है, कल ही पढ़ा था, याद करो, कल पढ़ाया था, लास्ट में जो समीकरण लिखवाई थी उसमें सारे फार्मूले हमने लिखवाए थे कि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। कल की क्लास नहीं देखोगे तो आज की थोड़ी सी कम समझ में आएगी। अब भैया यहाँ पे a बराबर कितना है x, b बराबर कितना है 5, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा x³ + 5³ तो x³ हो गया, 5³ होता है 5 × 25 = 125, ये हो गया मेरा आंसर। तो जल्दी से बताओ बातें एकदम क्लियर हैं, हाँ या ना। अगर हाँ तो भैया चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और इसी के साथ में हो जाता है दी एंड। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई आज तो, मुझे लग रहा है लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यार। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे भाई आज 11, 12, 13 चैप्टर जो भी होंगे, 11 या 12 चैप्टर तक हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा कुछ बचा है जो हम लोग कल ख़त्म कर लेंगे, लगभग कोशिश होगी कल ख़त्म हो जाए, नहीं तो हो सकता है 4 क्लासें हो जाएं, 1-1 घंटे की 4 क्लासें, मतलब 4 घंटे से 5 घंटे में पूरी की पूरी किताब हम लोग ख़त्म कर ले रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझ के, एक टाइप देख करके। कोई वैसा टाइप नहीं जो मैं छोड़ दूँ, एक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना दोबारा हो पाए,
कोशिश होगा कि 2 क्वेश्चन बता दूं, 2 से ज़्यादा भी बताएं, लेकिन एक टाइप का एक क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए जो दिमाग में आपके सेव रहे। ऐसे नोट्स बनाते चलो चलो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी नोट से आने वाले। ये 4 क्लासें जो होंगी जिनको हम बोलेंगे हैकर सीरीज, मैथ्स की हैकर सीरीज से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको लास्ट में मिलवाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बताया है या नहीं बताया है। तो चलिए मेरे भाई, फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।